तो आज हम एनसीईआरटी के एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस को समझेंगे। आज हम समझेंगे कि कैसे ये फील्ड बेसिकली दुनिया बदल रही है। हाँ बिल्कुल। और पिछले चैप्टर में हमने बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं है। उन्हें सीखा था। पर आज के इस इन डेप्थ एनालिसिस में हम देखेंगे कि कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स या फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स, इन सब का इस्तेमाल इंसान की भलाई के लिए हो रहा है। राइट। जैसे कि थेरेप्यूटिक्स हो गया, डायग्नोस्टिक्स, एग्रीकल्चर और बायोरिमीडिएशन में। अच्छा, अगर मैं इसको एक कंसेप्चुअल लेवल पर देखूं तो एनसीईआरटी बताता है कि बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज होते हैं। एकदम सही। सबसे पहला एरिया है एक बेहतरीन कैटलिस्ट प्रोवाइड करना। ये कैटलिस्ट किसी इम्प्रूव्ड माइक्रोब या एकदम प्योर एंजाइम के रूप में हो सकता है। ओके, तो पहले कैटलिस्ट चाहिए। हाँ। फिर दूसरा स्टेप आता है, अब इस कैटलिस्ट को काम करने के लिए एक ऑप्टिमल कंडीशन चाहिए होती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम वो ऑप्टिमल कंडीशंस बनाते हैं। राइट। बिना सही कंडीशन के तो वो काम ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली। और तीसरा और आखिरी स्टेप है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। मतलब जो भी प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है उसे प्योरीफाई करने के लिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो अगर इसको सिंपल टर्म्स में समझें तो ये एक परफेक्ट फैक्ट्री सेट करने जैसा हो गया ना। हाँ, काफी हद तक। मतलब पहले सबसे अच्छी मशीन यानी कैटलिस्ट चुनो, फिर फैक्ट्री का एकदम सही माहौल यानी ऑप्टिमल कंडीशंस बनाओ, और एंड में फाइनल प्रोडक्ट की अच्छी तरह से पैकेजिंग और सफाई कर दो, जिसे आपने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो अब जब फैक्ट्री सेट हो गई है तो देखते हैं कि ये फैक्ट्री हमारे खाने की यानी फूड प्रोडक्शन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है। ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर हम पास में देखें तो फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के 3 मेन तरीके रहे हैं। पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और तीसरा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स। सही कहा। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में खाना 3 गुना तो कर दिया था, पर बढ़ती आबादी के लिए वो भी कम पड़ गया है। और ऊपर से एग्रोकेमिकल्स तो बहुत महंगे भी होते हैं। इसी वजह से 1950s के आसपास साइंटिस्ट टिश्यू कल्चर का कॉन्सेप्ट लेकर आए। टिश्यू कल्चर मतलब थोड़ा इसको डिटेल में समझाएंगी? हाँ, देखो, जब ट्रेडिशनल ब्रीडिंग से डिमांड पूरी नहीं हो रही थी तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना एक छोटे से प्लांट सेल से ही पूरा का पूरा नया पौधा बना लिया जाए। वेट, रियली? तो क्या एक छोटे से प्लांट सेल में पूरे पौधे को बनाने का ब्लूप्रिंट छिपा होता है? ये तो किसी फ्रैक्टल जैसा हो गया। बायोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को टोटीपोटेंसी कहते हैं, यानी किसी भी सेल या एक्सप्लांट से पूरा पौधा जनरेट करने की कैपेसिटी। एक्सप्लांट मतलब पौधे का वो हिस्सा जो हमने टेस्ट ट्यूब में रखा है? बिल्कुल। और जब हम टिश्यू कल्चर से एक साथ हजारों पौधे बनाते हैं तो इस टेक्निक को माइक्रो प्रोपगेशन कहा जाता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए कि ये सारे पौधे जेनेटिकली एकदम सेम होते हैं। अच्छा, इसीलिए इन्हें सोमा क्लोन्स कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली, सोमा क्लोन्स। पर एक और चीज जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी है वो है न्यूट्रिएंट मीडियम। इन सेल्स को ग्रो करने के लिए एक कार्बन सोर्स चाहिए, जैसे सुक्रोज। राइट। उसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे ऑक्सिन्स और साइटोकाइनेंस होने चाहिए। पर एक छोटा सा डाउट है मुझे। हाँ, अगर वो ओरिजिनल पौधा ही बीमार हो तो क्या? मतलब अगर उसमें वायरस हो तो ये हजारों नए पौधे भी तो बीमार पैदा होंगे ना? ये बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है, लेकिन यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का मैजिक दिखता है। अगर पौधा वायरस से इन्फेक्टेड है भी, तब भी उसका जो मेरिस्टेम होता है, एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम, वो हमेशा वायरस फ्री होता है। वाह, मतलब बीमारी के बीच में भी एक हेल्दी हिस्सा बचा रहता है। हाँ, इसीलिए साइंटिस्ट सिर्फ मेरिस्टेम निकालकर उसे कल्चर करते हैं। और इसी मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक से आजकल यानी बनाना, शुगर केन और पोटैटो के हेल्दी पौधे बनाए जाते हैं। क्या बात है। वैसे मैंने एक और टर्म सुना था, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें शायद सेल्स को फ्यूज करते हैं। हाँ, इसमें साइंटिस्ट 2 अलग वैरायटी के पौधों के सेल्स लेते हैं। सबसे पहले उनकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करके हटा दिया जाता है। अच्छा, सेल वॉल हटा दी। फिर जो बचता है उसे नेकेड प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। फिर उन प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया जाता है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल पोमैटो है। टोमेटो यानी पोटैटो और टोमेटो का मिक्स? बिल्कुल।
पर नीट के लिए ये फैक्ट बहुत जरूरी है कि पोमैटो कमर्शियल यूज के लिए सक्सेसफुल नहीं रहा था। राइट, वो डिजायरेबल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाया होगा। तो अब लैब से बाहर खेत की तरफ चलते हैं। टिश्यू कल्चर से पौधे बंद तो गए, पर खेत में तो उन्हें कीड़े मकोड़े और मौसम की मार झेलनी पड़ेगी ना। वहां बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है? वहां काम आते हैं जीएमओस यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, जीएमओस के अगर मैं फायदे देखूं तो बेसिकली 5 मेन फायदे हैं ना, जैसे एबायोटिक स्ट्रेसेस, मतलब ठंड, सूखा, गर्मी को सहने की ताकत। हाँ, और दूसरा केमिकल पेस्टिसाइड्स पर डिपेंडेंस कम करना। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को घटाना। चौथा, मिनरल यूसेज एफिशिएंसी बढ़ाना। और पांचवा, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना। जैसे वो गोल्डन राइस है ना, जिसमें विटामिन ए होता है। एकदम परफेक्ट। अब पेस्टिसाइड्स पे डिपेंडेंस कम करने की बात करें तो यहाँ बीटी कॉटन का टॉपिक बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, ये बीटी क्या होता है एग्जैक्टली? बीटी का मतलब है बैसिलस थुरिंजियंस। ये एक बैक्टीरिया है जो कुछ स्पेसिफिक कीड़ों को मारता है, जैसे लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स और डिप्टेरन्स। राइट। As NCERT states, the Bt toxin protein exists as inactive prototoxins. But once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of the gut, which solubilize the crystals. वेट, अगर ये टॉक्सिक इतना ही खतरनाक है तो ये खुद उस बैक्टीरिया को यानी बैसिलस को क्यों नहीं मार देता? यही तो ट्विस्ट है। टॉक्सिन इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन की फॉर्म में होता है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन जैसे ही कीड़ा उसे खाता है, कीड़े के पेट के एल्कलाइन पीएच की वजह से वो एक्टिव हो जाता है। अच्छा, एल्कलाइन पीएच उस क्रिस्टल को डिसॉल्व कर देता है। हाँ, फिर वो टॉक्सिन कीड़े के मिडगट एपिथेलियल सेल्स पर बाइंड करता है और उनमें पोर्स यानी छेद बना देता है। सेल फूल जाता है, लाइसिस होती है और कीड़ा मर जाता है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी बन सकता है। और इस टॉक्सिन को बनाने वाले जीन्स को क्या कहते हैं? उन्हें क्रायोजीन्स कहते हैं। और नीट फोकस के लिए इनके नाम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। Cry1ac और Cry2ab कॉटन बोलवर्म्स को कंट्रोल करते हैं और Cry1ab कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। राइट। और जो एनसीईआरटी में फिगर 10.1 है, वहां एक नष्ट हुए और एक पूरी तरह मैच्योर कॉटन बोल को दिखाया गया है। एकदम। पर देखो, पत्तों को खाने वाले कीड़ों का इलाज तो बीटी टॉक्सिन से हो गया। हाँ। पर उन कीड़ों का क्या जो मिट्टी के नीचे जड़ों पर यानी रूट्स पर हमला करते हैं? हाँ, जैसे कि एक नीमेटोड है, मेलोडाइनिन जीन इनकॉग्निटा। ये टबैको पौधे की जड़ों को इन्फेक्ट करता है। इसको रोकने के लिए एक दूसरी टेक्निक यूज होती है, आरएनए इंटरफेरेंस यानी आरएनएआई। आरएनआई? हाँ। तो सिंपल टर्म्स में क्या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दुश्मन के रेडियो सिग्नल को जैम कर देना ताकि वो आपस में बात ही ना कर सकें? एनालॉजी अच्छी है। देखो, आरएनएआई सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एक सेल्यूलर डिफेंस का तरीका होता है। इसमें एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का यूज करके होस्ट प्लांट के अंदर नीमेटोड स्पेसिफिक जीन्स डाले जाते हैं। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, राइट? फिर क्या होता है? ये जीन होस्ट में सेंस और एंटीसेंस आरएनए दोनों बनाता है। ये दोनों जुड़कर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यानी डीएसआरएनए बना लेते हैं। अच्छा, डीएसआरएनए। और यही डीएसआरएनए नीमेटोड के स्पेसिफिक एमआरएनए को आकर साइलेंस कर देता है, जिससे पैरासाइट मर जाता है। स्टूडेंट्स फिगर 10.2 चेक कर सकते हैं क्लैरिटी के लिए। अमेजिंग। तो अब एग्रीकल्चर से निकलकर सीधे इंसानी शरीर के अंदर चलते हैं। यहाँ भी तो बायोटेक्नोलॉजी जान बचा रही है ना? बहुत बड़े लेवल पर। दुनिया भर में 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स ह्यूमन यूज के लिए अप्रूव हुए हैं और उनमें से 12 इंडिया में मार्केटेड हैं। ये एकदम सेफ है और इनका कोई अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होता। इसमें सबसे बड़ा नाम तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का ही आता है। मैंने पढ़ा था कि पहले इंसुलिन जानवरों के पैंक्रियास से निकाला जाता था, जैसे कैटल और पिग्स से। सही पढ़ा था, पर उससे कुछ पेशेंट्स को एलर्जी होने लगती थी। इसीलिए हमने लैब में इंसुलिन बनाना शुरू किया। अब इंसुलिन के स्ट्रक्चर में 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, चेन ए और चेन बी। और ये दोनों चेन्स जुड़ी कैसे होती हैं? ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़ी होती हैं, पर मैमल्स में जब इंसुलिन बनता है तो वो एक प्रो हार्मोन की फॉर्म में होता है, जिसमें एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड होता है। राइट, सी पेप्टाइड। As NCERT states, this C-peptide is not present in the mature insulin and is removed during maturation into insulin. तो लैब में ये सी पेप्टाइड हटाना ही सबसे बड़ा चैलेंज रहा होगा। Exactly.
तो 1983 में एक अमेरिकन कंपनी ईलाई लिली, उन्होंने एक ट्रिक लगाई। उन्होंने ई कोलाई के प्लाज्मिड्स का यूज करके चेन ए और चेन बी को अलग-अलग बनाया। ओ, दोनों को अलग बनाया? हाँ, फिर उन्हें निकाला और लैब में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के जरिए जोड़कर ह्यूमन इंसुलिन तैयार कर दिया। स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी का फिगर 10.3 यहाँ देखना चाहिए। क्या बात है। लेकिन इंसुलिन जैसे इंजेक्शंस तो सिम्टम्स का इलाज करते हैं ना? क्या हो अगर किसी इंसान का जेनेटिक कोड ही शुरू से खराब हो? क्या हम डीएनए को डीबग कर सकते हैं? यूज 1990 में एक 4 साल की बच्ची पर हुआ था जिसे एडीए डिफिशिएंसी थी। एडीए मतलब एडेनोसिन डियामिनेज। ये एंजाइम करता क्या है? ये एंजाइम इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए बेहद जरूरी होता है। पहले इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से ठीक करने की कोशिश की जाती थी, पर वो पूरी तरह से क्योरेटिव नहीं थे। क्योरेटिव नहीं थे मतलब परमानेंट इलाज नहीं था। तो फिर जीन थेरेपी में क्या प्रोसेस यूज किया गया? सबसे पहले पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट्स निकालकर लैब में कल्चर किए गए। फिर एक रेट्रोवायरल वेक्टर का यूज करके एक फंक्शनल एडीए-सी डीएनए को इन लिम्फोसाइट्स में डाला गया और फाइनली उन्हें वापस पेशेंट की बॉडी में इन्फ्यूज कर दिया गया। लेकिन वाइट ब्लड सेल्स तो हमेशा जिंदा नहीं रहते, तो क्या पेशेंट को ये प्रोसेस बार-बार करवाना पड़ता है? सही पकड़ा, क्योंकि ये सेल्स इमॉर्टल नहीं है, इसलिए पीरियोडिक इन्फ्यूजन की जरूरत होती है। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तभी परमानेंट क्योर पॉसिबल है। राइट। पर किसी भी बीमारी का जेनेटिक इलाज तो तभी होगा जब बीमारी का सही टाइम पर पता चले। जो हमारे पुराने तरीके थे जैसे सीरम और यूरिन एनालिसिस, वो तो अर्ली डिटेक्शन कर ही नहीं पाते थे। बिल्कुल। अर्ली डायग्नोसिस के लिए रिकॉम्बिनेंस डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और इलीसा का यूज होता है। पीसीआर ये काम कैसे करता है? देखो, पीसीआर बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन वाले बैक्टीरिया या वायरस को भी एम्प्लीफाई करके डिटेक्ट कर लेता है। जैसे सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स में एचआईवी या कैंसर पेशेंट्स में म्यूटेशंस का पता लगाने के लिए। और इलीसा किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? इलीसा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। अच्छा, और ऑटो रेडियोग्राफी में प्रोब का भी कुछ यूज होता है ना? हाँ, उसमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए होता है जिसमें रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, वही प्रोब है। As NCERT states, the clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film because the probe will not have complementarity with the mutated gene. वाह, मतलब म्यूटेटेड जीन फोटोग्राफ पर दिखेगा ही नहीं। अब तक हमने पौधों में और बैक्टीरिया में बदलाव देखा, पर क्या इंसानों की बीमारियों को समझने के लिए हम जानवरों के जीन भी बदलते हैं? हाँ, और उन्हें हम ट्रांसजीनिक एनिमल्स कहते हैं, यानी ऐसे जानवर जिनका डीएनए मैनिपुलेट किया गया हो। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से 95% से ज्यादा सिर्फ चूहे होते हैं। 95% माइस, ऐसा क्यों? हम इनको बनाते ही क्यों हैं? इसके 5 मेन रीजंस है। पहला, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को स्टडी करना। दूसरा, स्टडी ऑफ डिजीज जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस और अल्जाइमर्स के मॉडल्स बनाना। राइट। और तीसरा रीजन शायद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाना होगा। एकदम सही। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फिजेमा के इलाज के लिए एक ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का यूज होता है। और 1997 में जो पहली ट्रांसजेनिक काऊ थी, रोजी, उसने ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड दूध दिया था। ओ रोजी, उसमें कितना प्रोटीन था? करीब 2.4 ग्राम्स पर लीटर, और उसमें ह्यूमन अल्फा लैक्ट्यूबुमिन था, जो नॉर्मल गाय के दूध से ज्यादा न्यूट्रिशनल होता है ह्यूमन बेबीज के लिए। तो रोजी गाय एक चलते फिरते फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की तरह थी। और बाकी के 2 रीजंस क्या हैं? चौथा है वैक्सीन सेफ्टी, जैसे पोलियो वैक्सीन पहले चूहों पर टेस्ट होती है। और 5वां है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, यानी टॉक्सिसिटी टेस्ट करना। ये सब साइंस के हिसाब से बहुत बढ़िया लगता है, पर इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ एक सवाल आता है, इस पर कंट्रोल किसका है? इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने GEAC बनाई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी GM रिसर्च की वैलिडिटी और पब्लिक सेफ्टी दोनों चेक करती है। पर सेफ्टी से अलग एक मुद्दा पेटेंट का भी तो है, बायोपैरेसी। मुझे बासमती चावल का किस्सा याद आ रहा है। इंडिया में बासमती की 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज हैं, पर 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने
यूएस पेटेंट ऑफिस से इसका पेटेंट ले लिया था। हाँ, उन्होंने इंडियन बासमती को सेमी ड्वार्फ वैरायटी से क्रॉस करवाया और पेटेंट ले लिया। हल्दी और नीम के साथ भी ऐसी ही कोशिशें हुई हैं। ये तो गलत है। As NCERT states, biopiracy is a term used to refer to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned, without compensatory payment. और इसको रोकने के लिए ही शायद इंडियन पार्लियामेंट ने इंडियन पेटेंट्स बिल का दूसरा अमेंडमेंट पास किया है, राइट? बिल्कुल सही, ताकि ऐसी पायरेसीज को रोका जा सके। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको रैप अप करें जी। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि बीटी कॉटन के क्राई जीन्स, आरएनएआई मैकेनिज्म, इंसुलिन का मैचुरेशन, एडीआई डेफिशिएंसी, एलिसा और ट्रांसजेनिक काओ रोजी, ये सब कॉन्सेप्ट्स कितने क्रिटिकल हैं। हाँ, और साथ ही जीएससी और बायोपायरेसी भी उतने ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं नीट के लिए। सही बात है। आज मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे हजारों साल पुराने बीजों का पेटेंट करवा रही हैं। अगर इंसानियत के जेनेटिक कोड्स और इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को पेटेंट किया जाने लगा तो फ्यूचर में इन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ का असली मालिक कौन होगा? क्या एक दिन ऐसा आएगा जब नेचर ही किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा।